राहुल गांधी क्यों हर बात पर अडानी अडानी करते हैं? सब जगह अडानी 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 अडानी। कुछ एनजीओज क्यों पागलों की तरह अडानी के पीछे पड़े हैं? Did these NGOs actually stall the India growth story? क्या मिलेगा इन्हें अडानी को बर्बाद करके? भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश हुई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उथल-पुथल मची हुई है। क्यों कुछ एनजीओज विदेशों से फंड लेकर अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी भी इन्हीं के सुर में सुर मिलाकर अडानी के पीछे पड़े हैं? क्या टारगेट केवल अडानी है? क्या होता है इकोनॉमिक आतंकवाद और कैसे अडानी के थ्रू मोदी को हटाने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। पर उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। राहुल गांधी ने अभी हरियाणा चुनाव में जलेबी खाई और जलेबी खा के बोले कि इस जलेबी की तो फैक्ट्री होनी चाहिए, उस फैक्ट्री में 10-20 हजार लोग काम करेंगे और ये जलेबी अमेरिका जापान जाएगी। मतलब एक छोटी दुकान वाला व्यक्ति एक बड़ी फैक्ट्री बनाए, ये राहुल गांधी की प्रबल इच्छा है कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। ठीक है भाई, तो इस बात पे एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था शांतिलाल। उसकी गुजरात में छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। दुकान इतनी ही चलती थी कि बस घर ठीक ठाक चल जाता था। शांतिलाल का विवाह शांति बहन से हुआ और इन दोनों की 8 संतानें हुई। इन 8 संतानों में से एक लड़का गौतम पढ़ाई वढ़ाई कॉलेज वाले छोड़कर जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई में हीरो के एक बड़े व्यापारी महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ डायमंड सॉर्टर की जॉब करने लगता है। मतलब करियर की शुरुआत एक छोटी मोटी नौकरी से करता है, लेकिन यह सब करते हुए गौतम को बिजनेस की बढ़िया समझ होने लगती है। उसके मन में बिजनेस करने का ख्याल आता है। थोड़े टाइम बाद वो अपने भाई के साथ एक बिजनेस शुरू भी कर देता है और देखते ही देखते गौतम का काम देश विदेश में फैलने लगता है। उसकी अपनी फैक्ट्री बन जाती है और 20-25 हजार लोग गौतम की उस अपनी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। अब बताइए, क्या राहुल गांधी को गौतम पर गर्व होना चाहिए या उससे नफरत करनी चाहिए? अरे 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 रुकिए, एक सेकंड। पहले गौतम का पूरा नाम तो सुन लो। उसका पूरा नाम है गौतम अडानी। अब बताओ कि राहुल गांधी को गौतम पर गर्व होना चाहिए या उससे नफरत करनी चाहिए? तो भाई साहब, जलेबी वाला अगर फैक्ट्री बना भी लेता है तो राहुल जी तो उससे नफरत ही करेंगे। आखिर क्यों, वो समझते हैं। तो भाई इसका सीधा साधा सा उत्तर ये है कि ये ना राहुल गांधी के डीएनए में है। उनके नाना ने जेआरडी टाटा से कहा था कि प्रॉफिट एक घृणित शब्द है। मतलब कांग्रेस मन ही मन चाहती है जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही रहे, छोटा व्यापारी कभी भी मुनाफा कमाकर अमीर न बन जाए। कांग्रेस और राहुल का एक ही फंडा है, सपने दिखा के वोट लेना और फिर यदि कोई अपनी मेहनत से सपना पूरा कर ले तो भाई साहब गाली दे देकर फिर से वोट लेना। अडानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अडानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। सब जगह अडानी 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 अडानी। ऐसे ही कोई मुनाफाखोर हिंडनबर्ग एक शब्द भी अडानी के खिलाफ लिख दे तो भाई उसे बाइबल का सच मानकर राहुल गांधी अडानी पर अटैक करने लगते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी कि किसी ने कहा कौवा कान ले गया, तो भाई साहब दौड़ पड़े कौवे के पीछे। अरे भाई साहब, अपना कान तो चेक कर लो। कुछ इसी तर्ज पर राहुल गांधी ना आव देखते हैं ना ताव, बस निकल पड़ते हैं लोगों को बोलने कि अडानी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और तो और अडानी के चक्कर में इन्वेस्टर्स को ही बोल देते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. पर राहुल गांधी के ऐसा बोलने से हुआ क्या? भारतीय स्टॉक मार्केट ने
हिंडनबर्ग अटैक के बाद 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट देखी है। तो भाई अब लोगों को भी समझ में आने लगा है कि कौन कैसा चूर्ण बेच रहा है। लेकिन अब आपको ना इस इकोसिस्टम के सबसे खतरनाक एस्पेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो है एनजीओज। कैसे, चलिए वही समझते हैं। तो भाई एक एनजीओ है ऑक्सफैम इंडिया। इस एनजीओ के ऑब्जेक्टिव हैं चाइल्ड एजुकेशन, महिलाओं को बराबरी दिलाना और इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ना। अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव जानने के बाद क्या लगा? यही ना कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जात पात के विरुद्ध काम कर रही होगी, है ना? पर नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन ग्लोबल को पत्र लिख रही है और कह रही है सुनो सुनो यूएन वालों सुनो, अडानी पोर्ट ना, अडानी पोर्ट, उसे डीलिस्ट कर दो। सोचने की बात यह है कि ऐसा एक एनजीओ जो बच्चों के लिए काम करती है वो क्यों कर रही होगी, जबकि ये काम उनके कार्य क्षेत्र तक में नहीं आता है। सोचिए। फिर 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी। यह डिपार्टमेंट रेड तब मारता है जब टैक्स को लेकर कोई ऊपर नीचे घपला वपला करता हुआ मिलता है। और रेड मारने के कुछ टाइम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे टैक्स में मिलने वाली सभी छूटों से बाहर कर दिया। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? मतलब बहुत सारी एनजीओज को भलाई का काम करने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। जब डिपार्टमेंट को पता चला कि वो इसकी आड़ में मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो आईटी डिपार्टमेंट ने कहा सालों अब पूरा टैक्स भरो। और आईटी डिपार्टमेंट ने जैसे ही ये सब कुछ किया वैसे ही न्यूज लॉन्ड्री से लेकर वायर तक हर चुन्नू मुन्नू ने लिखना शुरू कर दिया, देखो देखो अडानी के खिलाफ बोलते ही 4 एनजीओज का टैक्स एग्जेम्पशन रिवोक कर दिया गया है। उस समय एक आम नागरिक को यह दिखाने का प्रयास किया गया कि देखो भाई तुम्हारे लिए काम करने वाली एनजीओज ने जब अडानी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी आवाज को दबाने के लिए मोदी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा दिया। पर चलिए इन एनजीओज के असली फेस को आपके सामने रखते हैं अगले अध्याय में। क्या आपको आतंकवाद के बारे में पता है? ऑब्वियसली पता ही होगा। पर क्या आपको एनजीओज के थ्रू किए गए इकोनॉमिक आतंकवाद के बारे में पता है? कैसे ये एनजीओज भारत की इकोनॉमी को बढ़ने से रोक रहे हैं? चलिए यही समझते हैं। तो भाई अभी 5 एनजीओज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी। इनमें से एक था ऑक्सफैम इंडिया, दूसरा था सीपीआर यानी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, तीसरा था एनवायरोनिक्स ट्रस्ट, चौथा था लाइफ यानी लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, और पांचवा था केयर इंडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब नाम तो ऐसे ऐसे रख लेते हैं कि मानो इन्हें कितनी भारत की चिंता है और कितना ये भारत का डेवलपमेंट करवाना चाहते हो। अब भाई रेड में क्या मिला? तो भाई रेड में ये पता चलता है कि जो सारी की सारी एनजीओज हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, इनके पास ना FCRA लाइसेंस नहीं है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो भाई FCRA कानून बनाया गया था जिसके अंतर्गत केवल वही एनजीओज विदेशों से फंडिंग ले सकते हैं जिनके पास FCRA लाइसेंस होगा। यानी अगर कोई एनजीओ है X नाम का तो उसे पहले FCRA लाइसेंस लेना होगा, तभी जाकर वो विदेशी लोगों से फंडिंग ले पाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब वो एनजीओज जिनके पास FCRA लाइसेंस नहीं था वो सभी एनजीओज विदेशी लोगों से फंडिंग लेते हुए पकड़े गए हैं। मतलब फ्रॉड का लेवल देख रहे हो आप? फ्रॉड का लेवल ये है कि कोई ब्रिटिश सिटीजन है, वो ऑक्सफैम इंडिया को सपोर्ट करना चाहता है। अब डायरेक्टली तो वो पैसा दे नहीं सकता क्योंकि FCRA कानून है। तो भाई वो क्या करता है, वो एक प्लॉट खरीदता है हरियाणा में और उस प्लॉट को ऑक्सफैम के नाम पर कर देता है। ऑक्सफैम इंडिया उस प्लॉट को बेचता है और सीधे 4 करोड़ रुपए उसे मिल जाते हैं। या फिर दूसरे तरीकों से भी विदेशों से पैसा मंगवाया जाता है। कैसे, वो बताता हूं। बड़ा गजब का फ्रॉड है भाई साहब। तो भाई अब 2 तरीके के एनजीओज हैं, एक वो जिनके पास FCRA लाइसेंस है और दूसरे वो जिनके पास FCRA लाइसेंस नहीं है। अब FCRA लाइसेंस वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कहीं से भी फंडिंग आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये वाले हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको विदेशों से फंडिंग चाहिए, तो वो क्या करेंगे? तो वो पकड़ते हैं उन एनजीओज को जिनके पास FCRA लाइसेंस है। तो अब इनसे कहा जाता है कि भाई हमारा एक फंडर है जो विदेश में बैठा है, वो तुम्हें पैसा भेजेगा, तुम इस पैसे में से
अपना 10%, 15%, 20% अपना कट रखना और बाकी के पैसे को हमारे पास भेज देना। तो भाई इनको कट रखवा के अपने पास पैसा मंगाने का वायर ट्रांसमिशन इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया। अब भाई ये वायर ट्रांसमिशन तो एस्टेब्लिश हो गई, फॉरेन से फंडिंग भी आ गई, फिर आगे क्या हुआ? आगे ना कई और एनजीओज को अपने साथ जोड़ा जाता है, उन्हें पैसा दिया जाता है और बदले में कराए जाते हैं प्रोटेस्ट। मतलब मॉडस ऑपरेंडी आप समझे, यानी एक एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया जिसके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उन एनजीओज को अप्रोच करती है जिसके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है। फिर ऑक्सफैम इंडिया के विदेशी डोनर एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ जैसे संवाद नाम के एनजीओ है उसको पैसा ट्रांसफर करते हैं और फिर ये संवाद नाम की एनजीओ अपना कट रखकर ऑक्सफैम इंडिया को बाकी का पैसा दे देती है। उसके बाद ऑक्सफैम इंडिया कुछ और एनजीओज को ढूंढता है और उन एनजीओज के थ्रू प्रोटेस्ट कराया जाता है। हर उस प्रोजेक्ट के विरुद्ध ये लोग बैठे हुए होते हैं जहां अडानी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अडानी छत्तीसगढ़ कोल प्रोजेक्ट के लिए बिड करता है और उसे वो मिल भी जाता है, पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अडानी के विरुद्ध वहीं मोर्चा खोल देता है। और ऐसा ही कुछ झारखंड में भी होता है, वहां पर भी उसको कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट मिलते हैं, पर ऐसे ही कुछ एनजीओज अडानी के विरुद्ध वहां पर मोर्चा खोल देते हैं। यहां तक कि ये लोग अडानी के ऑस्ट्रेलियाई प्रोजेक्ट के पीछे भी हाथ धोकर बढ़ जाते हैं। अडानी ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट उठाता है, ये उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट कर देते हैं और यहां तक कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए मैच तक में घुसकर स्टॉप अडानी की बकैती चालू हो जाती है। और यहां पर ना ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका ऑलमोस्ट हर देश में एक एनजीओ खुला हुआ है। तो ऑक्सफैम इंडिया भारत में अडानी के पीछे बढ़ जाता है और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया में अडानी के पीछे बढ़ जाता है। इसके अलावा एक पूरी वेबसाइट बनाई जाती है अडानी वॉच के नाम से और हर संभव प्रयास किया जाता है अडानी को बिना किसी प्रूफ के बदनाम करने का। ये बेसिकली इकोनॉमिक आतंकवाद है और भारत के प्रोजेक्ट्स को रोककर अडानी को बर्बाद करके भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास दिखाई देता है। पर कैसे, वो आगे देखते हैं। धोखाधड़ी करके फॉरेन से फंड लेने वाली ऑक्सफैम इंडिया ने यूएन को चिट्ठी लिखी कि अडानी पोर्ट को डीलिस्ट कर दो। सही है भाई, जबकि उसका पोर्ट वोट से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा सोचो क्यों किया गया होगा? इसके ना कई कारण हो सकते हैं, कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ये कि चीन की स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी शायद आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। तो बेसिकली चीन भारत को अपने पोर्ट्स और रोड एंड बेल्ट नेटवर्क के थ्रू चारों ओर से घेर लेना चाहता है ताकि वो हमेशा भारत के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की पोजीशन में रहे। जब उसको अटैक करना हो उसको एडवांटेज रहे। अब इस स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्स भारत नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी से दे रहा है। अब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी को फलीभूत करने के लिए भारत को कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पोर्ट बनाने होंगे। वो पोर्ट्स कौन बनाएगा? या तो भारत की सरकार बनाएगी या फिर भारत के बिजनेसमैन बनाएंगे। अब अडानी ने कई ऐसे पोर्ट बनाए हैं जो भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड को फलीभूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में एक बिना एफसीआरए लाइसेंस के फॉरेन फंडेड इंडियन एनजीओ का यूएन में पत्र लिखना कि अडानी के पोर्ट्स को डीलिस्ट कर दिया जाए, ये किस ओर इंगित करता है आप स्वयं सोचिए और हो सके तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कि भाई ये क्या करना चाहते हैं। दूसरा कारण ये कि अडानी भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के पास 5000 किलोमीटर से अधिक के प्रोजेक्ट्स थे जिन पर वो काम कर रहा था और ये प्रोजेक्ट्स 10 से ज्यादा स्टेट्स में आते हैं जिनमें हर प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी का शासन है, केवल भाजपा का नहीं है। भारत में 14 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल पर बनाए गए हैं। इनमें से 7 अडानी ग्रुप द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मैंगलोर, अहमदाबाद ये सब एयरपोर्ट्स आते हैं। भारत का 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 500 गीगावाट का है। इसमें 45 गीगावाट केवल अडानी ग्रुप पूरा करने वाला है, जिसमें से 20 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा अडानी ग्रुप रेल या मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करते हैं। इस समय 690 किलोमीटर रेल ट्रैक लेंथ का पोर्टफोलियो अडानी ग्रुप के पास है,
जिसे 2025 तक 2000 किलोमीटर तक करने के टारगेट रखे गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 15,210 मेगावाट बिजली पैदा करता है अडानी ग्रुप। और यहां पर ना हर तरीके की सरकार है, हर किस्म की पार्टी है, हर किस्म की विचारधारा है। अडानी ग्रुप केवल भारत में 12 पोर्ट्स को ऑपरेट करता है, जहां से भारत में बना सामान एक्सपोर्ट या फिर भारत के सामान इंपोर्ट कराया जाता है। सोलर पावर, विंड पावर, एनर्जी ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, गैस पाइपलाइन, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब अडानी ग्रुप बना रहा है और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अडानी ग्रुप पर ये जो एलिगेशंस हैं उस पर निर्णय कोर्ट करेगा और कई बार कर भी चुका है, और जो भी निर्णय अब कोर्ट का आएगा वो भी सर्वमान्य ही होगा। पर क्या कोई देश बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रो कर पाया है? बस यही कारण है अडानी को रोकने का। पर अडानी को रोककर कैसे मोदी को हटाया जा सकता है वो ना आगे देखते हैं। तो भाई चलो, इन एनजीओ का तो फिर भी समझ में आ गया कि फॉरेन फंड्स लेकर अडानी का विरोध कर रहे हैं, दूसरे देशों के इंटरेस्ट को अपने देश के इंटरेस्ट से ऊपर रख रहे हैं। लेकिन अब पंगा ये है कि राहुल गांधी क्यों इतना अडानी अडानी कर रहा है? तो भाई इन एनजीओ के तार ना राहुल गांधी से भी जुड़ते हैं। ऑक्सफैम इंडिया का सीईओ है अमिताभ बेहर। वो एक आर्टिकल लिखता है न्यूज लॉन्ड्री में, और वो आर्टिकल कई सतह पर बहुत दिक्कत से भरा हुआ है। वो आर्टिकल बात करता है कि कांग्रेस को रिवाइव करना चाहिए और करंट सरकार को पूरी तरीके से डीमोनाइज करता हुआ दिखाई देता है। यहां दिक्कत यह है कि एक फॉरेन फंडेड एनजीओ भारत की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हरकतें भारत के साथ मेल नहीं खाती बल्कि भारत के विरुद्ध जाती हुई दिखाई देती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन राहुल गांधी को सलाह देती है कि आप सिविल सोसाइटी के साथ नजदीकियां बढ़ाएं। और यहां पर ये लोग जिन्हें सिविल सोसाइटी लिख रहे हैं उन्हें आम भाषा में आप और हम अर्बन नक्सल्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि कांग्रेस अर्बन नक्सल्स के साथ गठजोड़ करे और वो अर्बन नक्सल्स फिर इनके मुद्दों को उठाएं, और उन अर्बन नक्सल्स का प्रभाव जो है वो बाहर के देशों में भी है, तो फिर बाहरी देश भी भारत की पॉलिटिक्स में इनडायरेक्टली इंटरेस्ट ले और फिर भारत को डिस्टेबलाइज करने में मदद करे। अब यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेहर जो कि ऑक्सफैम के सीईओ हैं वो सलिल शेट्टी नामक बंदे के मेंटी रहे हैं, और सलिल शेट्टी जॉर्ज सोरोस की कंपनी ओपन सोसाइटी में काम करता है, और ऑक्सफैम में सबसे अधिक फंडिंग इसी जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से आ रही है। ना केवल ऑक्सफैम बल्कि सीपीआर यानी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की भी मेजर फंडिंग जॉर्ज सोरोस से आ रही है। उधर से राहुल गांधी भी जब भी विदेश में जा रहे हैं तो वहां पर जॉर्ज सोरोस के बंदों से मिल रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं तो भी वहां जॉर्ज सोरोस के बंदे आ रहे हैं। तो भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो बेसिकली इनका प्लान वही है जो बांग्लादेश में हुआ। जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस आए वैसे ही क्राइसिस भारत में लाने के प्लान्स हैं, और उसके फोकस में है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का शेयर बाजार। और जैसा राहुल गांधी ने लोगों को कहा भी कि वो भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, और इस मार्केट को तोड़ने के लिए पूरा का पूरा जो अटैक किया जा रहा है वो फोकस तरीके से अडानी के ऊपर है। अगर अडानी अंबानी टूटे तो भारत की इकोनॉमी की बैकबोन टूट जाएगी, और फिर उसके बाद भारत को स्टेबलाइज करना बहुत कठिन होगा। फिर चारों ओर अनरेस्ट ही अनरेस्ट होगा, और उस अनरेस्ट से मोदी को हटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया। कुछ ऐसा ही पड़ोसी देश श्रीलंका में भी देखने को मिला। वहां भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला दिया गया था। ये साजिश इतनी गहरी है पर हमें इसकी कोई खबर तक नहीं। तो भाई मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। वीडियो को आप अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर करें, और आप हमें पेट्रियन या यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं, और दोनों की जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। साथ साथ ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर अपने दिख रही है ना, ये वाली वीडियो, ये वीडियो भी अवश्य देखें, इसमें आपको और आगे की जानकारी दिखेगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।